हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट के फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर कई सिस्टम्स आते थे, उसमें से एक गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ लेके आया हूँ। और इस वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल डिस्कस करूँगा कि ये होता क्या था और क्यों ख़त्म हुआ, मेरिट्स डीमेरिट्स, फीचर्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट में किस तरीके से एडजस्टमेंट होती थी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। The gold standard system of foreign exchange is one of the earliest and most important international monetary systems. ये बहुत पुराना और काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था, अब तो खैर नहीं है, अभी तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है। अंडर दिस सिस्टम the value of a country's currency was fixed in terms of a specific quantity of gold. इस सिस्टम में क्या होता था कि हर एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से तय की जाती थी कि एक करेंसी में कितना क्वांटिटी ऑफ गोल्ड आ जाता है। एंड exchange rates between the countries were determined by their respective gold contents. तो बेसिकली अगर हमने देखना है कि $1 कितने रुपए के बराबर होगा तो हम देखेंगे कि $1 में कितना गोल्ड आता है और वही गोल्ड कितने रुपए में आता है, उसी हिसाब से हम दोनों कंट्रीज़ की करेंसी फिक्स कर देंगे। इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। दिस सिस्टम प्लेड अ क्रूशियल रोल in promoting exchange rate stability, international trade and automatic balance of payment adjustment during 19th and अर्ली 20th सेंचुरीज़। तो इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करना काफ़ी आसान माना जाता था उस टाइम पे। फिर बाद में इसमें प्रॉब्लम्स आई तो इसको छोड़ दिया और 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में ये काफ़ी अच्छे से काम किया। बाद में जब कोलैप्स आया और बाद में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई तो नए नए सिस्टम्स उभर के सामने आए, जो कि मैं आने वाली वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा और मैंने काफ़ी वीडियोस उसके ऊपर बनाई भी हैं। जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एडजस्टेबल पैक क्या होता था, ये वो कई टाइप के एक्सचेंज रेट हैं। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ सिस्टम इन विच, ये गोल्ड स्टैंडर्ड एक ऐसा सिस्टम है जिसमें करेंसी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर एक करेंसी को गोल्ड की टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाता है। पेपर मनी इज़ फ्रीली कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। जो भी पेपर मनी है उसको गोल्ड में आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो। गोल्ड कैन बी फ्रीली इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड। गोल्ड को आप एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज रेट्स रिमेन फिक्स्ड बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, ये 4 पॉइंट आपने याद रखने हैं। इसको कंक्लूड करके आप ऐसे भी लिख सकते हो इन सिंपल वर्ड्स, द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज अ मॉनिटरी सिस्टम अंडर विच द वैल्यू ऑफ national currencies is fixed in terms of gold and international payments are settled through transfers of gold. कि हर एक करेंसी की वैल्यू गोल्ड के हिसाब से तय की जाती है और जो भी इंटरनेशनल पेमेंट्स हैं उनको सेटल करने के लिए भी गोल्ड यूज़ होता है। अब इसका एग्जांपल, अंडर द गोल्ड स्टैंडर्ड ईच कंट्री फिक्सेस इट्स गोल्ड पैरिटी। फॉर एग्जांपल 1 ब्रिटिश पाउंड जो है इतने ग्राम्स ऑफ गोल्ड, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड के बराबर है और $1 5 जो है ग्राम्स गोल्ड के बराबर। ये एग्जांपल है, अब तो बहुत महंगा हो गया गोल्ड, तो उसके हिसाब से मत चलना। देन 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $2, तो 1 पाउंड $2 के बराबर बनता है, क्योंकि 1 पाउंड में जितने ग्राम्स ऑफ गोल्ड आ रहा है उससे डबल एक जो है मतलब उससे हाफ जो है एक $1 में आ रहा है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 1 पाउंड $2 का है। तो हमने क्या किया, हर एक करेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ गोल्ड देखी, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड देख के बाद में उन करेंसीज को कंपेयर कर लिया। ठीक है, दस फॉरेन एक्सचेंज रेट्स आर ऑटोमेटिकली डिटर्मिन्ड बाय द गोल्ड कंटेंट। तो कितना गोल्ड कंटेंट आता है आपकी करेंसी में, मतलब आपकी करेंसी में कितना गोल्ड खरीदा जाता है, उस हिसाब से आप करेंसीज के बीच में एक्सचेंज रेट तय कर सकते हो। अब फीचर्स क्या हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के? करेंसी वैल्यू फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, पहला ये तो पता ही है आपको क्योंकि अभी तक बताता ही आ रहा हूँ। फिक्स एक्सचेंज रेट्स बिटवीन द कंट्रीज़ के बीच में एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। फ्री कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी इनटू गोल्ड, किसी भी करेंसी को आप फ्रीली कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड के टर्म्स में। फ्री मूवमेंट्स ऑफ गोल्ड अक्रॉस कंट्रीज़ के बीच में गोल्ड का आना जाना लगा रहेगा, फ्री मूवमेंट है, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट हो जाती है, कैसे होती है वो मैंने आगे एक टॉपिक बनाया हुआ है इसी वीडियो में। लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट के रोल की ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट का रोल काफ़ी लिमिटेड रहेगा। क्लासिकल थ्योरी सारी की सारी तो इसी पे ही बेस्ड है। अब वर्किंग ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम कैसे काम करता था, ठीक है, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। द गोल्ड स्टैंडर्ड वर्क थ्रू एन ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नोन एज प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म। प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, एक्सप्लेन्ड बाय डेविड ह्यूम। अब ये प्राइस स्पेसी फ्लो मैकेनिज्म क्या होता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसको मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को कैसे एडजस्ट करना है वो भी इसी के अंदर आ जाता है। तो
बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस है मान लो, तो इस केस में क्या होगा, सरप्लस के केस में जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ज़्यादा होंगे और इंपोर्ट्स जो हैं वो कम होंगे, तभी तो सरप्लस हुआ। इससे क्या होगा, गोल्ड का बाहर से काफ़ी इन्फ्लो आ जाएगा। जब गोल्ड का इन्फ्लो आएगा इसकी वजह से इंक्रीज़ इन द मनी सप्लाई, गोल्ड की इन्फ्लो आने से हमारी कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मनी सप्लाई के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उससे हमारे एक्सपोर्ट्स फॉल हो जाएंगे और इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाहर से सस्ता खरीदेंगे, और जब हमारा सामान महंगा है तो वो बाहर बिकेगा नहीं, जिसकी वजह से जो सरप्लस है वो डिसअपीयर हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो सरप्लस था वो डिसअपीयर हो गया। इससे अगर अपोजिट चलें, अगर हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है तो हमारे इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे और एक्सपोर्ट्स कम होंगे। इसकी वजह से जो गोल्ड है हमारे कंट्री से वो आउटफ्लो हो जाएगा। जब गोल्ड आउटफ्लो हो जाएगा तो डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई, हमारे कंट्री में मनी सप्लाई गिर जाएगी, और अगर मनी सप्लाई गिर जाएगी तो प्राइसेस भी गिर जाएंगे, और प्राइसेस गिरने से हमारे एक्सपोर्ट्स राइज हो जाते हैं और इंपोर्ट्स फॉल हो जाते हैं, और इसी वजह से जो डेफिसिट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो दिस ऑटोमेटिक प्रोसेस रिस्टोर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के जो है बावजूद, गवर्नमेंट इंटरवेंशन के बिना ही ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अगर डेफिसिट है तो वो इक्विलिब्रियम के पास चला जाएगा, अगर सरप्लस है तो वो भी वापस इक्विलिब्रियम के पास चला जाएगा। ऐसा क्लासिकल थ्योरीज का मानना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होता है, ये तो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। मेरिट्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के मेरिट्स क्या थे? सबसे पहला, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, दैट इज इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटीज इन ट्रेड। एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो ट्रेड अच्छे से हो पाएगा और ट्रेड में अनसर्टेनिटीज नहीं आएंगी। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जैसा अभी बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्टमेंट आ जाती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो या सरप्लस हो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसीज़ बना सकते हो आप किसी भी कंट्री से, क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। डिसिप्लिन इन मॉनेटरी अथॉरिटीज़, डिसिप्लिन ऑन मॉनेटरी अथॉरिटीज़, इसमें जो भी मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो डिसिप्लिन तरीके से काम करेंगी, अपनी मनमर्जी से नहीं काम कर सकती, हैफ हैजर्ड मैनर में काम नहीं कर सकती। एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट तो बढ़ेगी क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट है तो सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी रहती है। बट इसके डीमेरिट्स क्या हैं, किस वजह से ये सिस्टम ख़त्म हो गया? सबसे पहला, इनइलास्टिक मनी सप्लाई, दैट इज़ मनी सप्लाई डिपेंड्स ऑन गोल्ड अवेलेबिलिटी। जो मनी सप्लाई है वो गोल्ड की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर गोल्ड की अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो मनी सप्लाई तो इतनी चेंज नहीं हो पाएगी ना, मनी सप्लाई तो फिक्स रह जाएगी। अगर कोई गरीब कंट्री है जो गोल्ड खरीद नहीं सक रहा बाहर से, या गोल्ड बाहर से उसके पास नहीं आ रहा, तो मनी सप्लाई तो उसकी मतलब ख़त्म होगी उसकी कहानी। डिफ्लेशनरी बायस, दैट इज़ फॉलिंग प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसा देखा गया है कि जब भी जिन कंट्रीज़ ने ये फॉलो किया गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, वहाँ पे डिफ्लेशनरी बायस आ गया, जिसका मतलब है प्राइसेस लगातार गिरते गए और इकॉनमी में अनएम्प्लॉयमेंट आती रही और वो मंदी की चपेट में चले गई, ठीक है। तो हमने देखा ही था 1929-30 में वर्ल्ड इकॉनमी में जहाँ पे भी क्लासिकल थ्योरीज फॉलो की जाती थी वहाँ पे एक रिसेशन या डिप्रेशन देखा गया था। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, कई कंट्रीज़ के पास बहुत ज़्यादा गोल्ड है और कई कंट्रीज़ के पास बहुत कम गोल्ड है, तो गोल्ड के हिसाब से करेंसी की वैल्यू तय करने लग गए, तो जो अमीर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, एंड वाइस वर्सा। अनसूटेबल ड्यूरिंग वॉर्स एंड डिप्रेशन, जब इकोनॉमिक डिप्रेशन आ जाता है या फिर जो वॉर्स है उस टाइम पे ये जो एक्सचेंज रेट है वो सूटेबल नहीं रहता, कोलैप्स कर जाता है। रीजन्स फॉर द कोलैप्स ऑफ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, क्या रीजन्स थे कि ये सिस्टम खत्म हो गया? द गोल्ड स्टैंडर्ड कोलैप्स्ड मेनली ड्यू टू नंबर 1, हैवी वॉर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 में काफ़ी ज़्यादा जंगों के ऊपर, लड़ाइयों के ऊपर खर्च कर दिया गया और गोल्ड इधर से उधर, उधर से इधर चलता रहा, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी और अनस्टेबिलिटी फैल गई। अनइक्वल गोल्ड रिजर्व्स अमंग कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ के पास ज़्यादा गोल्ड है, कुछ कंट्रीज़ के पास कम गोल्ड है। ज़्यादा गोल्ड वालों को तो फ़ायदा हो जाएगा मगर कम गोल्ड वालों को तो फ़ायदा नहीं होगा ना। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929, जो 1929-30 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसकी वजह से जितने भी क्लासिकल थ्योरीज थी वो कोलैप्स कर गई, तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम भी कोलैप्स कर गया। रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जो एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है वो जिस हिसाब से बोला जाता है कि गोल्ड इधर से उधर जाएगा, गोल्ड के चेंज होने से मनी सप्लाई चेंज हो जाएगी, वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है जितना बताया गया था। ये रिजिड है और इनफ्लेक्सिबल एडजस्टमेंट्स होती हैं, इसी वजह से कोलैप्स कर जाती हैं क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। फेलियर ऑफ इंटरनेशनल कॉपरेशन, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास इंटरनेशनल कॉपरेशन तो हो ही नहीं रही थी, लड़ाइयाँ चल रही थी हर जगह, तो कॉपरेट तो किया नहीं एक दूसरे से। बाय 1930s मोस्ट कंट्रीज अबेंडेंड द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। 1930 आते आते वर्ल्ड इकॉनमी में डिप्रेशन आ गया 29-30 में, और तकरीबन काफ़ी कंट्रीज़ ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को अबेंडन कर दिया, ख़त्म कर दिया।
अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता था और लैंडमार्क एक्सचेंज रेट था, बट फिर भी कोलैप्स हो गया। इट प्रोवाइडेड फिक्स एक्सचेंज रेट्स, स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एन ऑटोमेटिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। हालांकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम था एक जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था, ट्रेड को बढ़ाता था और बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करने में हेल्प करता था। हाउएवर its rigidity, deflationary nature and dependence on gold made it unsuitable for modern dynamic economies। तो बेसिकली उसकी जो रिजिडिटी थी कि वो फिक्स रहेगा और जो डिफ्लेशनरी नेचर थी कि लॉन्ग रन में जो डिफ्लेशन क्रिएट करता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, रिसेशन क्रिएट करता है, वो मॉडर्न इकोनॉमीज़ में कंफर्टेबल तरीके से एडजस्ट नहीं हो पाई। ठीक है। ऑल्दो अबेंडेंट द गोल्ड सिस्टम, gold standard remains an important reference point for understanding the evolution of the foreign exchange rate। हालांकि ये अमेंडन हो चुका है, अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं चलता, फिर भी रेफरेंस लेने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पढ़ाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता लगता है कि पुराने टाइम पे ये सिस्टम था, उसकी खामियां क्या थी, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स क्या थी, उसके हिसाब से आज के सिस्टम को कंपेयर किया जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।